एवरीवन, वेलकम बैक ऑन स्पार्क अप स्टडी, जहां पर आप पढ़ रहे हैं नीट, जेई, पैरामेडिकल, एंड्स, एकेडमिक या किसी भी स्टेट्स की आप बोर्ड्स की एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो वहां आपको पता है केमिस्ट्री फिजिक्स ये दो सब्जेक्ट्स तो ऐसे हैं जो कॉमन है, चाहे आपका सब्जेक्ट मैथ्स हो या बायो हो, तो आपको ये दो तो पढ़ना ही है। चाहे आप नीट की करें या जेई की करें, आपको तो ये पढ़ना ही है। तो बस हम लोगों की कोशिश यही है कि आप इनमें से किसी की भी तैयारी कर रहे हो, सारी चीजें जो कॉमन चीजें हैं वो जिनमें इंक्लूडेड है, तो आपकी साथ में ही तैयारी हो जाए। अगर कोई ड्रॉपर नहीं भी है, एकेडमिक्स की प्रिपरेशन कर रहा है और साथ में कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहा है, तो उसको फिर अलग से कहीं उलझना ना पड़े। तो कोशिश हम कर रहे हैं कि उन सारे टॉपिक्स को इंक्लूड करें। तो आपको प्रॉपर बस काम क्या करना है, नोट्स बनाना है। क्लास के साथ में ही नोट्स बनाते जाइए, जो नहीं आ रहा है उसको कमेंट करते जाइए। डेफिनेटली जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको बहुत अच्छा लग रहा है, हाँ लग रहा है आपको कि हाँ मैम ने जितना जितना बताया है वो डेफिनेटली हमको अच्छे से समझ में आ गया, तो भी कमेंट करना है। और होमवर्क जो दे रही हूँ उसका आंसर भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। अगर आप इतना काम करेंगे डेफिनेटली, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप लोगों के कमेंट्स पे ही हमने ये सारी क्लासेस स्टार्ट करी हैं। आपने जैसा कि कमेंट किया कि नहीं मैम हिंदी में वीडियोस बनाइए, कुछ बच्चे कहते हैं इंग्लिश में बनाइए, तो उस टाइम पे हम लोग बहुत कंफ्यूज थे। पर हमने ये सोचा कि ये कंफ्यूजन हमें हो रहा है वहां तक तो ठीक है, आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कुछ बच्चों ने हमें सजेशंस भी दिए कि आप इंग्लिश में पढ़ाइए, इंग्लिश में हिंदी। लेकिन वहाँ पे क्या होगा कि जब हम हिंदी में बोलेंगे ना, तो जो इंग्लिश मीडियम का बच्चा है उसको तो सब ऊपर से जाएगा, उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं आने वाला। सेम वैसा हिंदी मीडियम के साथ होने वाला है। तो देखो हम लोग तैयार है आप लोगों के लिए मेहनत करने के लिए, हम सेपरेट सेपरेट क्लासेस ले रहे हैं, हिंदी मीडियम में अलग, इंग्लिश मीडियम में अलग। बस अब आप लोगों को क्या करना है कि उसी इंटेंशन के साथ अब आपको भी पढ़ना है जैसे इंटेंशन से हम क्लासेस ले रहे हैं, ठीक है। और जो होमवर्क दे रहे हैं उसको प्रॉपर आपको आंसर करना है, प्रॉपर नोट्स बनाना है, डाउट्स प्रॉपर पूछना है। तो अब स्टार्ट करते हैं। ये जो क्लास है आज की, एटलीस्ट ये हमारा फर्स्ट चैप्टर से हम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा इसमें। फिर भी आपको ऐसा लग रहा है ना कि कुछ ऐसे टॉपिक से मैम नहीं आ रहा है हमको समझ में, आप पूछ लीजिएगा, ठीक है, बेफिक्र पूछ सकते हैं। सो स्टार्ट करें बेटा। तो टॉपिक्स पर आते हैं। देखो टॉपिक है हमारा स्टोइक्योमेट्री एंड स्टोइक्योमेट्रिक कैलकुलेशंस। क्या होगा इसका मीनिंग? तो अभी इससे पहले हमने कुछ रिएक्शंस को बैलेंस करना सीखा था ना, उसमें पार्शियल इक्वेशन मेथड से पार्शियल बैलेंस मेथड देखी थी, अपने हिट एंड ट्रायल मेथड्स देखी थी। तो अब जब हम वहाँ पे इन रिएक्शंस को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं जब हम केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं, जब उन्हें लिखते हैं। तो जब उन्हें लिख रहे हैं हम बैलेंस करके, तो उससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, उससे हमें मिल रहा है उनके बीच में क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, क्वांटिटी के फॉर्म में ना। एक दो टाइप की होगी, एक होगी हमारी क्वालिटेटिव और एक होगी हमारी क्वांटिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप हमें देखने को मिल रही है, किस किस के बीच में देखने को मिल रही है कि जब हमने रिएक्शंस को बैलेंस करने से पहले, यानी बिफोर स्टार्टिंग द रिएक्शन हम देख रहे हैं तो सारे के सारे रिएक्टेंट है। आफ्टर द केमिकल रिएक्शन हम देख रहे हैं कि सारे के सारे क्या बन चुके हैं, प्रोडक्ट बन चुके हैं। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में, तो इसके टर्म्स को हम किस किस फॉर्म में मेंशन कर सकते हैं, मोल्स के फॉर्म में, जो भी क्वांटिटी आई, क्वांटिटी हमने बताई ना, उसका मास बताया या उसका मॉलिक्यूल्स या उसका वॉल्यूम या उसमें प्रेजेंट एटम्स को। तो इन सब जो क्वांटिटी के फॉर्म में मेजर कर रहे हैं ना किसी भी केमिकल इक्वेशन को, किसको, केमिकल इक्वेशन को जब क्वांटिटेटिव फॉर्म में मेजरमेंट कर रहे हैं, तो उसी को कहा जाता है स्टोइक्योमेट्री। ये एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। देखो ऑब्जेक्टिव बन रहा है ना कॉम्पिटिटिव के लिए कि स्टोइक्योमेट्री किस टाइप का वर्ड है, किस लैंग्वेज का वर्ड है, तो ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। कौन सी लैंग्वेज का, ग्रीक लैंग्वेज का। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है मेजरमेंट करना। क्या मीनिंग होता है इसका, मेजर करना, है ना। तो यहां से याद रखेंगे कि इसका मीनिंग होता है मेजर करना। क्या मीनिंग होता है, मेजरमेंट करना, किसी भी एलिमेंट को मेजर करना। अब इसका कोफिशिएंट की बात करें, जब हम किसी भी केमिकल इक्वेशंस के बैलेंस्ड हो गई वो केमिकल इक्वेशन और उसका जो कोफिशिएंट रहेगा, देखो यहाँ पर जब मेजरमेंट कर रहे हो तो स्टोइक्योमेट्री हो गई, लेकिन जब कोफिशिएंट की बात करें तो कोफिशिएंट क्या कहलाएगा, स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। आगे बढ़ेंगे, हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे ताकि हमें और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो एग्जाम्पल्स की जब हम बात करें तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया है, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन ली है जिससे हमें क्या मिल रहा है, उसकी क्वांटिटी के बारे में पता चल रहा है, उसकी क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन मिल रही है। कैसे मिल रही है, ये लिया हमने कैल्शियम कार्बोनेट। मैंने आपको सिखाया था कि इसके आगे क्या है, 1 है, दैट मीन्स ये क्या है, 1 मोल है। इसके आगे कितना लिखा है, 2 लिखा है, दैट मीन्स ये कितने मोल है यहाँ पर, दैट मीन्स ये है
2 मोल। कितने ये 1 लिखा है तो 1 मोल, ये हो गया 2 मोल। आफ्टर द केमिकल रिएक्शंस, ये रिएक्टेंट जब दोनों ने रिएक्शन में पार्टिसिपेट करा, कैल्शियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन दोनों ने जब आपस में कंबाइन हुए और आफ्टर द केमिकल रिएक्शन जो प्रोडक्ट बना है, प्रोडक्ट क्या बना है, 3 पार्ट में स्प्लिट हो गया है। कैल्शियम क्लोराइड बन गया, वाटर बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई, ये वाटर वेपर के फॉर्म में निकल गई। तो आप यहाँ पर देखो 1 मोल आपका कैल्शियम क्लोराइड बना, 1 मोल आपका वाटर बना एंड 1 मोल ही आपका कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो यहाँ हमें इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में मिली, इसकी क्वांटिटी की मोल के फॉर्म में मिली, है ना। किस फॉर्म में मिली क्वांटिटी की इंफॉर्मेशन, मोल के फॉर्म में। दूसरी अगर मैं बात करूं इसके मोलिकुलर मास या मोलर मास की, तो हमारा इजीली निकाल सकते हैं। मैं आपको प्रीवियस वीडियो में कैसे निकालते हैं वो बता चुकी। फिर भी अगर कुछ बच्चों को नहीं आता है, उनको देखने के बाद, प्रीवियस क्लासेस को देखने के बाद भी नहीं समझ में आया है, तो आप कमेंट कीजिएगा। मैंने आपसे पहले भी किया है, अगर आप कमेंट करेंगे तो डेफिनेटली मैं आप लोगों के लिए, अगर आपको वैलेंसी भी निकालना नहीं आता है, आपको ये सिखाने के बाद भी नहीं समझ में आया मोलिकुलर मास, तो मैं एक और क्लास लेके उसमें सिखा दूंगी। जैसे हमने टेम्परेचर कन्वर्जन किया है ना, सेम वैसे ही। तो यहाँ पे देखो कैल्शियम का मास लिखा, कार्बन का लिखा, देन इनकी क्वांटिटी लिख के मल्टीप्लाई करते गए हैं तो इसका मास आ गया। सेम वैसे ही फिर हमने यहाँ पर क्या करा है, इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मास लिख दिया है। आफ्टर द केमिकल रिएक्शन भी इन सबके मास लिखते गए हैं ना, पूरे पूरे मास, और ये मास निकल के आ गए हैं ग्राम्स के अंदर। तो यहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन क्या मिली, हमने जैसा कि अभी कहा था, हो सकता है वो क्वांटिटिव इंफॉर्मेशन हमें मोल के फॉर्म में मिले, हो सकता है वो क्वांटिटिव इंफॉर्मेशन हमें मोलिकुलर मास के फॉर्म में मिले, है ना, हो सकता है वो इंफॉर्मेशन हमें वॉल्यूम के फॉर्म में मिले। लेकिन ये इंफॉर्मेशन हमें कैसी मिल रही है, ये इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है उस एलिमेंट की क्वांटिटी के बारे में। किसके बारे में, क्वांटिटी के बारे में। तो ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, इसको बोलेंगे स्टोइकियोमेट्री, और जो कोफिशिएंट निकालेंगे हम तो क्या बोलेंगे, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, है ना। आ गया है समझ में अच्छे से। देखो आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ चीजें और बता दूं। जब हम ये क्वांटिटिव इंफॉर्मेशंस निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, क्वांटिटिव इंफॉर्मेशन, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, तो ये हमें किस किस टाइप से मिलती है। इससे पहले आपने न्यूमेरिकल वाले मेरे वीडियोस देखे होंगे, वहां पे देखिएगा। पहला हमें मिल रहा था यहाँ पे मास बाय मास, कैसे मिलती है इंफॉर्मेशन, मास बाय मास मिलती है। दूसरी कैसे मिल रही थी हमें, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, कैसे निकाली थी हमने, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम निकाली थी। इसके बाद में थर्ड वाली कैसे निकाली थी हमने, थर्ड वाली निकाली थी हमने मास बाय वॉल्यूम, कैसे निकाली थी, मास बाय वॉल्यूम। इतना अच्छे से समझ में आ चुका है, ठीक है। अब अगर हमें यहाँ पर निकालनी है, हमें क्या निकालनी है, परसेंटेज यील्ड, मतलब लास्ट में कितना मिला आफ्टर द केमिकल रिएक्शन रिजल्ट। तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, उसको लिखेंगे, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, इसको आप अलग से नोट कर लीजिएगा, परसेंटेज यील्ड। अगर नहीं दिख रहा है तो मुझे बोल देना, मैं यहाँ इक्वल टू करके नीचे लिख देती हूँ, ठीक है, कितना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आंसर इसका, एक्चुअल यील्ड अपॉन, जब आपने उस एक्सपेरिमेंट किया है, प्रैक्टिकल किया है, तो उससे कितना, और परसेंटेज निकाल रहे हो तो 100 का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे थ्योरेटिकली, क्या लिखेंगे, थ्योरेटिकल यील्ड, क्या लिखेंगे, थ्योरेटिकल यील्ड इनटू कर दीजिएगा बेटा 100। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं शॉर्ट में यहाँ पे लिख देती हूँ, पर ये है परसेंटेज यील्ड इज इक्वल्स टू, ऊपर लिखा है मैंने एक्चुअल यील्ड अपॉन थ्योरेटिकल यील्ड इनटू 100। इसको नोट कर लीजिएगा आप अच्छे से। तो ये नोट कर लिया। अब हम इसको कुछ न्यूमेरिकल्स की हेल्प से समझते हैं। उसके पहले हम ये जान लेते हैं कि हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए इन चीजों को निकालने के लिए। यानी कि अगर आपको कोफिशिएंट निकालना है तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, जिस रिएक्शंस को आप बैलेंस करना चाह रहे हैं उसके रिएक्टेंट लिखो, फिर उस रिएक्शंस को पूरी बैलेंस करके लिखो। फिर सेकंड स्टेप में हम क्या लिखेंगे, कितने मोल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब रिएक्टेंट का एज वेल एज प्रोडक्ट का, दोनों के मोल्स लिखना है। अगर मान लीजिए वो जो एलिमेंट आपने लिए, जो सब्सटेंस आपने लिया है वो
सॉलिड लिक्विड नहीं है, वो गैस है। तो गैस का मैंने आपको बताया था, हम क्या लेंगे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे लेंगे, उसका वॉल्यूम कितना लेंगे, 22.4, ठीक है, कितना लेंगे, 22.4। अगर वो गैस नहीं है या सॉलिड या लिक्विड है, तो फिर आप उसको क्या करिए, तब आपको स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, तब आप मोल तो निकालेंगे, साथ साथ उसका मॉलिक्यूलर मास निकालिए, उसको कैलकुलेट लिखिए, कैलकुलेट करके हमको लिख लेना है, ठीक है। तो ये सारे स्टेप्स है जो हमें अभी फॉलो भी करनी है कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब हम करेंगे। तो आगे बढ़े, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर, किस में निकालना है, ग्राम में निकालना है। जो प्रोड्यूस हो रहा है जब कंबशन हो रहा है 16 ग्राम ऑफ मीथेन का, यानी जब आप 16 ग्राम मीथेन को जला रहे हैं तब क्या प्रोड्यूस हो रहा है, तब प्रोड्यूस कितना वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। तो मैंने अभी क्या बताया, सबसे पहले हमें रिएक्शंस लिखनी, रिएक्शन लिखनी है। तो जला क्या रहे हैं हम, CH4 कितने ग्राम, 16 ग्राम, ठीक है। अब इसको जलाया, यहाँ लिख दिया, हीट लिख दो या कंबशन लिख दो। तो आपको क्या क्या प्रोड्यूस होगा इसको जलाने पर, इसने बोला वाटर, तो H2O तो निकल गया, H2O। तो जब इसको जलाएंगे तो देखो इसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही ये जला होगा, तो अब हमें यहाँ पे क्या ऐड करना पड़ेगा, हमें ऑक्सीजन भी ऐड करना पड़ेगा, तभी तो वाटर में हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन एलिमेंट आया है ना, ये तो कहाँ से आता। तो इसको लिखते हैं अभी हम, तो इसको लिखेंगे, ऑक्सीजन आपको पता है सिंगल O कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करता, O2। अब क्या हो गया, O2 में तो ये नहीं है, तो अगर मैं इसको यहाँ 2 लिख दूं, देखो मैं पूरा बैलेंस करके बता रही हूँ, यहाँ क्या लिख दूं, 2 लिख दूं, तो H4 भी हो गया और O2 भी हो गया, लेकिन अभी कार्बन बचा है, क्या बचा है, अभी कार्बन बचा है। तो अभी कार्बन बचा है, तो जब हम इसको जलाते हैं तो क्या क्या प्रोड्यूस होता है, तब प्रोड्यूस होता है वाटर वेपर, वाटर तो हो रहा है CO2। अब यहाँ पर देखो कार्बन एक हो गया, फिर से O2 आ गया, तो अब मुझे इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, पूरा ऐसा सिस्टमेटिक बैलेंस करना। अगर मैं 2 लिख दूं तो 4O2 अगर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 2, तो अगर मुझे इसको बैलेंस करना है तो हम यहाँ लिखेंगे 2। मुझे खांसी आ रही है एकदम से, थोड़ा सा माइंड मत करना इसको। तो अभी क्या हो गया है, 4 हो गया है, ये 2 हो गए, 2 हो गए, 1 सी हो गया, मतलब ये डेफिनेटली हमारी क्या हो गई है, पूरी बैलेंस हो गई है। तो ये तो मुझे पता है कि 16 ग्राम है, बाकी हमें नहीं पता ऑक्सीजन कितना है, हमें नहीं पता कि वाटर कितना फॉर्म होगा, हमें नहीं पता कार्बन डाइऑक्साइड कितना फॉर्म होगा। क्वेश्चन वाले ने पूछा है अमाउंट निकालो, क्या निकालो, अमाउंट निकालो। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, इस ग्राम को हटा रहे हैं, हम लिख रहे हैं मोल्स। ये कितने मोल है बेटा, 1 मोल है, कितने मोल है, 1 मोल है। इसके बाद यहाँ पर देखिए 1 मोल है, हमें बाकी चीजों से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल से मतलब है। कितने मोल बन रहे हैं, 2 मोल बन रहे हैं, ठीक है। अब लिखते हैं हम इसका वेट, जैसा कि मैंने अभी आपको इंस्ट्रक्शन दिए थे ना, तो वो मैंने पीपीटी में नहीं लिखे हैं, आप उनको लिख लीजिएगा जो मैंने अभी बोल के बताया, ठीक है। अब क्या करना है हमें, अब सारी चीजों को लिखना है कि जब हम 1 मोल CH4 को क्या कर रहे हैं, जला रहे हैं। 1 मोल CH4 कितने मॉलिक्यूल बता रहा है, 2 मोल बता रहा है, कितने बना रहा है, 2 मोल ऑफ वाटर का फॉर्मेशन कर रहा है, 2 मोल ऑफ वाटर का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। अब इसको आगे लिखेंगे कि जो 1 मोल क्या है, 1 मोल CH4 है, इसका मोलर मास कितना है, कार्बन का कितना होता है, 12 होता है, ठीक है। हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है, तो 1 लिख देंगे। कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है। इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, 12 और 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, जो कि हमें क्वेश्चन वाले ने खुद ही निकाल के दिया है, 16 ग्राम हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे 1 मोल क्या लिख रहे हैं, 1 मोल ऑफ H2O, H2O का निकालो, H2O का निकाल चुका है मैं, 18 आता है, डायरेक्ट लिख दूं मैं, 18 ग्राम, कितना आया, 18 ग्राम। लेकिन अब आप देखो ये 1 मोल वाटर का आया है, लेकिन जब आपने 1 मोल मीथेन को जलाया है तो आपके पास कितने मोल का फॉर्मेशन हुआ है, 2 मोल का फॉर्मेशन हुआ है। तो आप क्या करेंगे बेटा कि जब 2 मोल का फॉर्मेशन हो रहा है तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 36 ग्राम। और यही थी कि जब हम 16 ग्राम को जलाएंगे CH4 को तो 36 ग्राम ऑफ H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा। आ गया समझ में, बहुत सिंपल है ना। अब आप क्या करेंगे, अब आप कार्बन डाइऑक्साइड भी निकालना, कितने ग्राम का फॉर्मेशन होगा। मैं साइड में हट रही हूँ, आप नोट कर लेना। कर लिया अच्छे से नोट।
बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है, पहले मोल लिख लिए ताकि मोल से हमें उसको ग्राम में कन्वर्ट करने में इजी हो। मोलर मास में निकालना सिखा चुकी हूँ आप लोगों को, उस मोलर मास की हेल्प से हमने इसको उसके मोल के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करके पूरा आंसर निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, जब हम बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम CO2, ग्राम में है ना, आफ्टर कंबशन। यानी कि फिर से आप क्या जला रहे हो बेटा, CH4 को जला रहे हो, लेकिन किसके प्रेजेंस में होगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा। तो पहले हमें क्या करना है, वी हैव टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन फर्स्टली, देन राइट इट्स मोल एंड फिर कन्वर्ट इनटू ग्राम एंड फाइंड द आंसर्स, है ना। तो O2 लिखा, इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, मोल पूछा है मीथेन का, और कितने ग्राम प्रोड्यूस करना है इसको, कार्बन डाइऑक्साइड अभी हमने लिखा था CO2 प्रोड्यूस हो गया, अभी हमें रिएक्शन बैलेंस करना आ गई है, H2O भी प्रोड्यूस होता है। तो आप कितनी मीथेन जलाओ कि 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड हो जाए। अब क्वेश्चन उल्टा कर दिया, पहले रिएक्टेंट की वैल्यू दी हुई थी तो कार्बन डाइऑक्साइड पूछा, तब कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू दी, दैट मीन्स प्रोडक्ट की वैल्यू दी है, और रिएक्टेंट की वैल्यू पूछी। तरीका वही है, इसको हमने क्या करा था, बैलेंस कर दिया था, बैलेंस कर दिया। अभी फिर से हम लिखेंगे यहाँ पर कितने मोल है, 1 मोल, 1 मोल, और ये कितने मोल है, ये भी लिखेंगे 1 मोल। मतलब 1 मोल मीथेन को जलाया तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ, है ना। मतलब वही है ना, पहले वाटर देखा था, अगर 1 मोल मीथेन को जलाया तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ। अब क्या करो, अब आप निकालो मीथेन का मोलर मास, कितना आया था, अभी निकाला था 12 + 4 16 ग्राम, ठीक है। CO2 का निकालो, 12 इसका, 16 और 16 कितना हो जाएगा, 32, 32 + 12 कितना हो जाएगा, ये हो गया 32 + 12 44, कितना हो गया है, 44 हो गया। तो जब 44 कितना प्रोड्यूस हो गया है, तो 44 ग्राम, लेकिन आपको कितना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ चाहिए 22 ग्राम, मतलब हाफ चाहिए, कितना चाहिए, हाफ चाहिए। तो पहले मैं यहाँ लिख लेती हूँ कि कितने ग्राम प्रोड्यूस हो रहा है, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बराबर 44 ग्राम, 44 ग्राम। तो ये तो रिएक्शन बैलेंस करी, तो अगर इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग मैं मेंशन करूं, इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर जब मैं 16 ग्राम मीथेन को जला रही हूँ तो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर आपको 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन करना है तो कितना मीथेन जलाओगे, तो मुझे इसकी क्वांटिटी कितनी करनी है, हाफ करनी है। क्या करनी है, हाफ करनी है। तो हम हाफ कर देते हैं, तो यहाँ लिखूंगी मैं 22 ग्राम CO2 के लिए कितनी चाहिए। तो पहले अपन जैसे निकालते थे ना कि 10 रुपए में 20 पेन आते हैं, तो 5 रुपए में कितने पेन आएंगे, तो पहले हम एक पेन की कीमत निकालेंगे और देन मल्टीप्लाई करेंगे। तो वैसे ही तो हम क्या करेंगे, 1/44 इंटू 22 कर देंगे, डिवाइड कर लो इसको, कितना आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, कट कर दीजिए इसको, आ जाएगा 0.5 मोल। 1 मोल की क्या जरूरत है, 1 मोल जलाएंगे तो 1 मोल ये हो रहा है, और 1 मोल में कितने 44 ग्राम, तो आधा मोल ही जलाएंगे ना, मतलब 8 ग्राम, तो 8 ग्राम में कितने मोल होंगे, 0.5 मोल। दिस इज द आंसर, नोट कर लीजिए अपनी डायरी में जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, कैलकुलेट द मास ऑफ आयरन, नहीं करवा सकते, इतना नहीं करवा सकते। इसके बाद देखते हैं, कैलकुलेट द मास ऑफ आयरन विच विल बी कन्वर्टेड इनटू इट्स ऑक्साइड बाय द एक्शन ऑफ 18 ग्राम ऑफ स्टीम ऑन इट।
मतलब कि अपने को क्या करना है, मास कैलकुलेट करना है। क्या करना है, मास किसका, आयरन का मास कैलकुलेट करना है। जब आप क्या कर रहे हो, ऑक्साइड्स को कन्वर्ट करो, इसके ऑक्साइड में बदल रहे हो, है ना, ऑक्साइड में जब क्या कर रहे हैं उसको, एक्शन ऑफ 18 ग्राम स्टीम दे रहे हैं उसको 18 ग्राम और ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, तो उसका मास बताना है किसका, आयरन का। आयरन को गर्म किया, स्टीम प्रोवाइड किया, कितना, 18 ग्राम, ठीक है, यानी ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाई तो किस में कन्वर्ट हुआ, ऑक्साइड में, तब इसका मास निकालना है। तो पहले वही करना है, केमिकल रिएक्शन लिख देते हैं, ठीक है, केमिकल रिएक्शन लिख लेते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर लिखते हैं द केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट, पूरा लिख लेना है इसको ऐसे सिस्टमेटिक, क्या रिप्रेजेंट कर रही है, क्या रिप्रेजेंट कर रही है केमिकल इक्वेशन, रिप्रेजेंट द रिएक्शन इज, रिएक्शन इज, ठीक है, रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। अब कौन सी केमिकल इक्वेशन है लिखो, पहले क्या करा हमने, आयरन लिया, उसकी रिएक्शन किससे करवाई, O2 से करवाई, तो क्या बना, तो बना है ये, देखो मैं पूरा आप लोगों को आपके तरीके से ही बैलेंस करना सिखा रही हूँ। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, स्टीम कर रहे हैं इसको। अब कौन कौन कैसे कैसे कहाँ कहाँ जुड़ेगा, बिल्कुल रफली लिख लिया ना, आराम से करो, शांति से करो, रफली, बिल्कुल रफली लिख लिया। अब देखो रफ लिख लिया, Fe3 है तो इसके आगे में क्या जोड़ दूंगी, 3 जोड़ दूंगी, तो Fe3 तो हो गया। क्या O बैलेंस हुआ, नहीं हुआ, तो 2 जोड़ दो, बहुत इजी है ना, बैलेंस हो गए। अब यहाँ कितने मोल है, ये 3 मोल है, कितने मोल है, 3 मोल है, ये कितने मोल है, 2 मोल है, तब जाके कितने मोल बना है, कितने मोल बन गया, 1 मोल बन गया। आ गया समझ में, 1 मोल बन गया। अब इसका मोलर मास निकालेंगे, इसका मोलर मास निकालेंगे, देन इसका मोलर मास निकालेंगे, तो हमें मास पता चल जाएगा। निकालो, आयरन का मास कितना होता है, 56, कितना होता है, 56 होता है ना, तो 3 इंटू 56 इज इक्वल्स टू कितना होगा, फटाफट मल्टीप्लाई करो, और O का कितना होता है, 16 होता है। अब कितने O हो गए, 2 और 2 O कितने हो गए, 4 हो गए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 14 का मल्टीप्लाई करो 16 में, कितना निकल के आता है, दोनों का आंसर जल्दी से बताओ, निकाल लिया, चलो लिखते हैं। तो इसका आएगा 6 3 जा 8 और 5 3 जा 15, 16, 168 ग्राम, कितना आया, 168 ग्राम, है ना। इसका कितना आ जाएगा, 72 ग्राम, 72 ग्राम। इसका निकालो अब कितना, इसका खुद से भी आप लोग निकाल सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में डिमांड कुछ और है, निकालने की कोई जरूरत नहीं। ये पूछ रहा है कि जब आप कितना स्टीम कर रहे हो, 18 ग्राम, कितना, 18 ग्राम, तब आयरन का मास क्या होगा, तो यहाँ निकाल लेते हैं, समझ में आ जाएगा अच्छे से। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे स्टीम यानी कि जो O2 जिसमें दे रहे हो वो कितना हो गई है, 72, लेकिन आपको कितना देना है, 18। तो पहले आप ये निकाल लो कि जब 1 ग्राम दोगे तो कितना प्रोडक्शन होगा, देन इसमें मल्टीप्लाई कर दो। तो पहले हम निकाल रहे हैं कि जब 18 ग्राम स्टीम हम प्रोवाइड करेंगे, स्टीम, देन मास, है ना, मास। इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, जो 168 है उसको हम डिवाइड करेंगे 72 से, देन क्या लिख देंगे, इनटू मल्टीप्लाई करेंगे 18 से। इसको मैं कट कर लेती हूँ, आप लोग फटाफट कर लीजिएगा, क्या आएगा आंसर, आंसर निकल के आ रहा है, हाँ 42 ग्राम, कितना आया है, 42, आप लोग कट कर लो कितना आ रहा है, 42 ग्राम। तो कितने ग्राम, अगर आपको 82 ग्राम स्टीम ही देना है, नहीं देना मुझे 72 ग्राम, तो मुझे कितना आयरन लेना पड़ेगा, 42 ग्राम। नोट कर लो इसको जल्दी से, कर लिया नोट, चलिए आगे। What volume of oxygen at STP is required to the effect complete combustion of 200 centimeter cube of acetylene, and what would be the volume of carbon dioxide formed? मतलब क्या करा है आपने, क्या वॉल्यूम लेंगे आप स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे ऑक्सीजन का, जो आपको जरूरत पड़ रही है ना, पूरा कंप्लीट कंबशन करना है, कितना, 200 सेंटीमीटर क्यूब, किसका, एसिटिलीन का। तो कितने वॉल्यूम आपको कार्बन डाइऑक्साइड जो बनेगा उसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो देखो बेटा, इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, वही रिएक्शन लिखेंगे, तो रिएक्शन लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, कंबशन ऑफ
एसिटिलीन, क्या लिखना है? कंबशन ऑफ किसका कर रहे हो? एसिटिलीन का। एसिटिलीन लिखा ना, एसिटिलीन का कंबशन कर रहे हैं हम, तो एसिटिलीन लिख दिया। ठीक है, एसिटिलीन। अब एसिटिलीन का फॉर्मूला क्या होता है? C2H2। क्या होता है एसिटिलीन का फॉर्मूला? C2H2 होता है। अब एसिटिल कंबशन जब कर रहे हो तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही जलेगा, तो क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है उसमें, तो लिख दो CO2। और क्या बन सकता है भाई? उसको लिख दो, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि अच्छे से दिखाई दे। क्या क्या बनेगा? और देखो, वाटर वेपर बनती है, वाटर वेपर लिख देते हैं हम यहाँ पे अपनी मर्जी से। जो क्वेश्चन ने दिया वो कलर ऑरेंज से लिख दिया है मैंने। अब इसको बैलेंस करो, इधर 2 कार्बन, उधर 1 कार्बन, पॉसिबल ही नहीं है। इधर हाइड्रोजन 2 है, ठीक है, इधर 2 हाइड्रोजन हो गए, इधर 2 ऑक्सीजन है, उधर भी 2 ऑक्सीजन हो गए। अब किधर क्या बैलेंस करें? आप खुद से बता दो, आप लोग क्या करना है? क्या करना है? मान लो मैं यहाँ पे 2 लगा दूं, क्या लगा दूं? 2 लगा दूं, तो कितने हो गए? कार्बन 2 हो गए, लेकिन ऑक्सीजन फिर 4 हो गए, तो मुझे फिर यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा, तो ऑक्सीजन हो गए 4, लेकिन इधर तो 5 हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं? 5। तो इधर फिर कुछ गड़बड़ है, हो रही है गड़बड़। फिर अब चलो इधर कितना लगा दूं मैं? 5 लगा दूं, तो इधर लगा दूं मैं 3 लगा दूं, तो 3 2 जा 6, 6 हो रहे हैं, तो इधर फिर 5 ही बच रहे हैं। मतलब फिर वाटर में कुछ कमी आ रही है, वाटर को हम कर देते हैं 2H2, क्या कर देते हैं? 2H2। तो जैसे इसको करा तो 2 हाइड्रोजन और 4, 6 हो गए, और ये 6 हो गए। ठीक है, ये तो बैलेंस हो गया। कार्बन कितने हैं? 2 हो गए, 2 हो गए, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हो गए। क्या पूरी रिएक्शन बैलेंस हो गई? इधर देखो कितने हैं? 6 है, 2 है, 2 है। इधर देखो, इधर 2 2 जा 4, हाइड्रोजन तो 4 हो गए, तो इधर हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। आ गया समझ में? तो इधर मैं लगा रही हूँ 2, क्या लगा रही हूँ? 2, तो 2 2 जा 4, 4 कार्बन है, तो यहाँ पर फिर मुझे वापस से चेंज करना पड़ रहा है 4, क्या कर रही हूँ मैं? 4। तो अब 4 2 जा 8, 8 हाइड्रोजन प्लस 2 10 हो गया, तो इधर फिर से चेंज करेंगे। देखो कैसे बैलेंस करिए, बिल्कुल आप लोगों की तरह, जिसे कुछ नहीं आता। अब इसको बैलेंस करके देखो, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं बिल्कुल सही रिएक्शन जा रही है। तो ये हो गया एसिटिलीन को जब हम कंबशन कर रहे हैं, जला रहे हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल्स 2 बन रहे हैं, और 4 किसके बन रहे हैं? यहाँ पे बन रहे हैं 2 मोल। कितने बन रहे हैं? 2 मोल। यहाँ पे कितने बन रहे हैं? 5 मोल। यहाँ पे कितने बन रहे हैं? 2 मोल। और यहाँ पर भी कितने बन रहे हैं? 4 मोल। यानी कि जब आप 2 मोल एसिटिलीन को जलाएंगे तो आपके कितने मोल बन जाएंगे बेटा? 4 मोल बन जाएंगे। कितने मोल बन जाएंगे? 4 मोल बन जाएंगे। इसके आगे अब क्वेश्चन की डिमांड क्या है? उसने बोला है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, किस पे? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे आपको निकालना है O2। क्या निकालना है? O2 अफेक्ट करेगा, और वॉल्यूम कितना दिया है? 2 सेंटीमीटर क्यूब। कितना दिया है? 2 सेंटीमीटर क्यूब। तो जब आपको पता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर लगाते हैं, तो हमने स्टार्टिंग में लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस पढ़े थे, उसमें आपने 5th वाला लॉ पढ़ा था, गैलुसॉक वाला लॉ पढ़ा था गैस वॉल्यूम्स के लिए। बस वही लॉ लगाएंगे, इसको नोट कर लो तो मैं आगे बढ़ जाती हूँ। इसको नोट कर लो आप लोग जल्दी से। कर लिया नोट अच्छे से? आगे बढ़े? चलिए इसको करते हैं इरेज और बढ़ते हैं आगे, या फिर इसी में करवा देती हूँ। अब यहाँ पे देखो, उसने वॉल्यूम किसका पूछा? ऑक्सीजन का। और किसका पूछा? कार्बन डाइऑक्साइड का, दोनों का। तो अभी क्या देखा था आप लोगों ने? अभी क्या देखा था? यहाँ पे कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड है? तो यहाँ पता चल रहा है ना, 5। कितना है? 5 वॉल्यूम चाहिए, 5 मोल चाहिए। तो अगर 5 मोल चाहिए हमको, तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे हमको कितना दिया था? 200 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर क्यूब। और उससे कितने मोल? कितने मोल लिए हमने एसिटिलीन के? 2 मोल लिए। तो अब आप क्या करना, 5/2 इंटू 200, क्या करेंगे? 5/2 इंटू 200, है ना? तो यानी कि अगर आपको यहाँ पे कंप्लीट कंबशन चाहिए एसिटिलीन का 200 सेंटीमीटर क्यूब के लिए, 2 मोल ऑक्सीजन, तो अब कितना निकल के आएगा? इसको काट दो, तो निकल के आता है 500 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये ऑक्सीजन हो गई। अब दूसरा वाला उसने क्या बोला? कितना वॉल्यूम चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड का? तो कार्बन डाइऑक्साइड के वॉल्यूम के लिए देखो, यहाँ पे हमने कितने वॉल्यूम बनी है? 4 मोल। जब 2 मोल आपने एसिटिलीन बर्न करी तो आपको 4 मोल मिल गई। अगर आपको 4 मोल मिल गई, तो अब हम क्या करेंगे? फिर से करेंगे 4/2 इंटू
200, क्योंकि 200 ही तो जलाना है ना, इसको फिर से काट दो 100, तो निकल के आ गया है 400 सेंटीमीटर क्यूब। 100 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये दोनों आंसर निकल के आते हैं। मतलब आपको 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन चाहिए, और जब आप इसको जला दोगे पूरा जलाने के लिए 200 सेंटीमीटर क्यूब एसिटिलीन को इधर पूरा जलाना है, तो आपको 500 सेंटीमीटर क्यूब किसकी रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीजन की। और जब इन दोनों को मिला के जब जल जाएगा तो 400 सेंटीमीटर क्यूब क्या बन जाएगा, स्क्वायर कर दिया मैंने, इसको क्यूब कर लेना। क्यूब क्या बन जाएगा, ये मतलब कि आपको इतना जो कार्बन डाइऑक्साइड है उतना निकल के आएगी। नोट कर लेंगे इसको, पीछे का भी कर देती हूँ मैं जो छूटा हुआ था, ये अगर नोट नहीं किया तो ये नोट कर लो, उसके बाद इसको कर लो स्क्रीनशॉट ले लो, या वीडियो पॉज करके इसको कर लो। तो आई होप कि आपको स्टोइकोमेट्री कैसे करते हैं समझ में आ गया। अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट जलाना है, रिएक्शन बैलेंस करना है, आपसे मास पूछ ले, वॉल्यूम पूछ ले, कितने मोल की रिक्वायरमेंट है पूरा बर्न करने के लिए, तो भी निकाल सकते हो। और आफ्टर द केमिकल रिएक्शन कितने मोल का फॉर्मेशन होगा, ये भी आप बहुत अच्छे से निकाल सकते हो। निकाल लोगे ना, अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो मैंने आपको कैसे बताया, मोल के फॉर्म में कन्वर्ट करना सिखाया, मोल से मोलर मास में कन्वर्ट कर लिया, फिर मोलर मास से हमने क्या निकाल लिया, उसका मास निकाल लिया। जैसे एसिटिलीन वाले क्वेश्चन में क्या पूछा था कि कितनी ऑक्सीजन की जरूरत है ना, पूरा जलाने के लिए, तो ऑक्सीजन हमने इजीली निकाल लिया। जब ये पूरा जल जाएगा तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, निकालेंगे। अब इसमें एक और चीज क्या बन रही है, एक और चीज बन रही है वाटर। क्या बन रही है, वाटर बन रही है। इस वाटर को आप खुद से फाइंड आउट करके मुझे एज अ होमवर्क आप कहाँ बताएंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। इसके बाद छोटा सा टॉपिक और है लिमिटिक रिएजेंट्स, वो मैं नेक्स्ट क्लास में ले लूंगी, ठीक है। और करना ही है होमवर्क, अगर आपको क्वालिफाई करना है, आपको पढ़ना है, पढ़ने के पर्पज है तो डेफिनेटली आप कीजिएगा, ठीक है। तो लिमिटिंग रिएजेंट वाला हम नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे। मैं उसमें सोच रही कि पीपीटी में कम क्वेश्चन से थोड़े से और क्वेश्चन हम ऐड करें, देन उसको करें, अदरवाइज इसी में ले लेती। इसमें लूंगी तो क्लास फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, टॉपिक कंप्लीट नहीं हो रहा है, अदरवाइज मैं इसी में कंटिन्यू कर लेती, ठीक है। तो करिएगा होमवर्क, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।